हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाला वीडियो है। जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेजी एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। इसमें एक एक शब्द के लिए या एक भाव को प्रकट करने के लिए कई शब्द प्रयोग होते हैं और उन शब्दों में बहुत ही बारीक अंतर होता है। और वही बारीक अंतर क्या करता है, शब्दों के प्रयोग को और जटिल बनाता है। अब जैसे हिंदी में एक शब्द है पक्का। पक्का आम या पक्का फल, राइप फ्रूट, राइप मैंगो। पक्का दोस्त, फास्ट फ्रेंड। पक्की रोटी, बेक्ड ब्रेड। तो आप देख सकते हैं कि एक ही शब्द है पक्का या पक्की और उसके लिए बहुत सारे शब्द यूज हो रहे हैं, है ना। पकड़ना, पकड़ना का अंग्रेजी सीज भी होता है, कैच भी होता है, अरेस्ट भी होता है, होल्ड भी होता है। अगर पुलिस पकड़ती है तो अरेस्ट का प्रयोग होता है। आप कोई चीज़ को ऐसे हाथ से पकड़ते हैं, उसको होल्ड करना या कैच करना भी होता है। चुनाव है तो चुनाव के लिए इलेक्शन का भी प्रयोग होता है, सिलेक्शन का भी प्रयोग होता है, चॉइस का भी प्रयोग होता है। मतलब कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कि हमें क्या करती है, शब्दों का बहुत बारीकी से प्रयोग करना, मतलब ये करती है, बताती है कि हमें शब्दों का प्रयोग बहुत बढ़िया से करना चाहिए। तो आइए आज के वीडियो में कुछ वैसे शब्दों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंसेंट और ओल्ड से। एंसेंट और ओल्ड इन दोनों का अर्थ होता है पुराना। लेकिन क्या दोनों बिल्कुल सेम वर्ड है? बिल्कुल नहीं। एंसेंट इज द ऑपोजिट ऑफ मॉडर्न। देखिए, अर्थ को क्लियर करने के लिए ये जो लिखा हुआ है ज्यादा क्लियर कर देगा आपका आधा कंफ्यूजन। तो यही दूर हो जाएगा कि एंसेंट जो है मॉडर्न का अपोजिट है। मॉडर्न माने आधुनिक। एंसेंट का अर्थ होता है प्राचीन, पुराना। लेकिन किस अर्थ में? वो प्राचीन के अर्थ में। वेरी ओल्ड जो है वो एंसेंट कहलाता है। और ओल्ड जो है वो किसका अपोजिट है? यंग का अपोजिट है। एंसेंट मीन्स वेरी ओल्ड। जैसे द एंसेंट रोम वाज अ डेवलप्ड सिविलाइजेशन, है ना। जो एंसेंट रोम था, प्राचीन रोम था, वो एक डेवलप्ड सभ्यता थी। डेथ डज नॉट डिस्टिंग्विश अमॉन्ग द यंग, द ओल्ड एंड द चाइल्ड। अब यहाँ देखिए, डेथ कह रहा है कि डेथ जो है भेद नहीं करती है, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो या फिर बच्चा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ ओल्ड का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। ओल्ड का प्रयोग एक, यहाँ जो मैं वाक्य लिखा हूं इस अर्थ में भी होता है। ओल्ड का अर्थ हर जगह बूढ़ा ही नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, एक वाक्य लिखा हुआ है, दिस बेबी इज ओनली 3 months ओल्ड। अब 3 महीना का बच्चा, 2 महीना का बच्चा, 1 महीना का बच्चा तो बुढ़ा तो नहीं हो जाता है। आप लोग जानते होंगे कि किसी का एज अगर बताना है तो बात आप सीधे कह सकते हैं, मोहन इज 16, सुरेश इज 20, माई सन इज 3। मतलब कि आपको उसके साथ ईयर्स वगैरह या ओल्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब उसके बिल्कुल एज पर फोकस करना है कि नहीं इतने साल का है, इतने महीने का है, तब वहां ओल्ड शब्द लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ ओल्ड का अर्थ हो गया। अब आगे देखते हैं एंक्सस एंड ईगर। देखिए, एंक्सस का प्रयोग हम करते हैं जब कोई नर्वस हो या वरीड हो, नर्वस हो या फिर वरीड हो, चिंतित हो, और इसके साथ अबाउट प्रीपोजिशन आता है। ख्याल रखिएगा, अंक्सस के साथ अबाउट प्रीपोजिशन आता है। ईगर जो होता है, ईगर का अर्थ उत्सुक भी होता है और इसका प्रयोग जनरली पॉजिटिव अर्थ में होता है, जबकि एंक्सस का प्रयोग जनरली निगेटिव अर्थ में होता है ना। जैसे यू आर एंक्सस अबाउट योर सन्स, आप अपने बच्चों को लेकर के बहुत चिंतित हैं। आई एम ईगर टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ही ईगर हूँ, बहुत ही उत्सुक हूँ। तो ईगर के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, एंक्सस के साथ अबाउट प्रीपोजिशन आता है। आगे देखते हैं ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और जनरली मिस्टेकन है। मिस्टेकन का अर्थ क्या है कि सामान्यतः आदमी समझता है कि ब्यूटीफुल का प्रयोग औरतों के लिए
हैंडसम का प्रयोग पुरुषों के लिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि ब्यूटीफुल एंड प्रेटी। ब्यूटीफुल एंड प्रेटी, प्रेटी माने भी सुंदर होता है, ब्यूटीफुल माने भी सुंदर होता है। ये ऐसे शब्द हैं जो कि जनरली वीमेन के लिए यूज करते हैं। वीमेन मतलब उसमें गर्ल भी शामिल है। हाँ, चिल्ड्रेन। और देखिए, जब यहाँ चिल्ड्रेन लिखा हुआ है तो चिल्ड्रेन का मतलब यह नहीं कि वो मतलब वो क्या कहते हैं, फेमिनाइन हो, हमेशा यह जरूरी नहीं। वो मैस्कुलिन भी हो, वो छोटा बच्चा है तो उसके लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग होता है। इसके बाद जो थिंग्स हैं, कोई भी वस्तु हो तो वस्तुओं के लिए अगर वो सुंदर है तो ब्यूटीफुल का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो हैंडसम शब्द है वो जनरली मेन के लिए यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम पुरुष के लिए ही यूज किए जाते हैं, बट नॉट ऑलवेज। अब देखिए, कह रहे कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता अच्छी सुंदर लड़की है। ऑल थिंग्स आर ब्राइट, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी वस्तुएं जो है ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है। यह एक कविता भी है, उसका ये पहला लाइन है, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। और अंत में आता है कि द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, है ना, बहुत पुरानी कविता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कभी यूज किया है ऑल थिंग्स आर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, वस्तुओं के लिए क्या यूज किया है, ब्यूटीफुल का प्रयोग किया है। ठीक है, मोहन इज हैंडसम, मोहन पुरुष है, हैंडसम का प्रयोग हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ एक बात मैं लिखा हूं, वी कैन यूज हैंडसम फॉर वीमेन हैविंग अ फाइन फिगर। कोई महिला है, बहुत बढ़िया फिगर है, बहुत ही विगोरस है, बहुत ही डिग्निटी से भरी हुई है ना। तो कोई महिला है जो कि सुंदर है, बढ़िया फिगर है, डिग्निटी से भरी हुई है, तो उस तरह के महिला के साथ हम हैंडसम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मधुबाला वाज हैंडसम लेडी विद अ चिजल्ड फेस एंड फाइन फिगर। आगे देखते हैं, कॉन्टेजियस और इन्फेक्शस, इन दोनों का प्रयोग रोगों के साथ होता है। अब कॉन्टेजियस क्या होता है? कॉन्टेजियस वैसे रोग होते हैं जो कि संपर्क में आने से फैलते हैं। मतलब किसी एक आदमी को हुआ है वह रोग, उसके साथ उसके संपर्क में आप आएंगे तो वह रोग आपको भी हो जाएगा। जैसे कि मीजल्स, मीजल्स यानी खसरा, मीजल्स यानी खसरा जनरली बच्चों को होता है। तो मीजल्स जो है कॉन्टेजियस है। या फिर आप सुने होंगे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो जो एड्स है वो भी कॉन्टैक्ट से आता है। जबकि जो इन्फेक्शस डिजीज होते हैं वो वैसे डिजीज होते हैं जिसके जर्म्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में या वाटर में फैले रहते हैं और हमें हो जाते हैं, किसी व्यक्ति को हो जाते हैं। जैसे जो कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड जो है वो क्या है, इन्फेक्शस है ना। तो कॉन्टेजियस मतलब कांटेक्ट में, संपर्क में आने से फैलने वाला रोग, और इन्फेक्शस मतलब कि आप कहीं भी हो, उस रोग के कीटाणु हमारे वायुमंडल में है, पानी में है, आप गए नदी में नहाने, पोखरा में नहाने, उस पानी में ही उस रोग के कीटाणु हैं, हो गए, वो इन्फेक्शस हो गया। चलिए आगे देखते हैं, कस्टम्स एंड हैबिट्स। कस्टम्स जो होते हैं, कस्टम्स को रीति रिवाज हम कहेंगे, और हैबिट जो हमारी आदतें हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, एक जनरलाइज्ड टर्म में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई आदत है, मतलब कोई काम करता है, आदतन वो करता है, वो उसका हैबिट है। और कोई समाज का जो हैबिट है वो उसका कस्टम्स है। कहने का मतलब है कि कस्टम्स आर सोशल, कस्टम्स आर नॉट पर्सनल, हैबिट्स आर पर्सनल। Customs are social and habits are personal. A habit is something a person has been doing for a long time. जो काम आप बार बार करते हैं, हमेशा करते हैं, लंबे समय से करते हैं, तो हम कहते हैं कि वह आपका हैबिट है। जैसे आप सुबह जग जाते हैं, कई साल से जग जाते हैं, सुबह जग जाते हैं, टहलने जाते हैं, टहल करके आते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि टहलना आपका हैबिट है, वॉकिंग इज योर हैबिट। जबकि कस्टम्स में क्या होता है, प्रत्येक हिंदुओं का अलग कस्टम्स होता है, मुसलमानों का अलग होता है,
सब जो रिलीजियस कम्युनिटी है सबका अलग होता है। इसके बाद है डर्टी एंड फिल्दी। देखिए, डर्टी जो शब्द है वो डर्ट से बना है और फिल्दी जो है वो फिल्थ से बना है। डर्ट माने गंदगी। तो डर्टी इज अ जनरल वर्ड इंडिकेटिंग डर्ट। डर्ट को गंदगी को इंडिकेट करने वाला, बताने वाला एक सामान्य शब्द है डर्टी। और यह कई तरह का भी हो सकता है, किसी भी तरह से किसी चीज से संबंधित हो सकता है। जैसे हम लोग काम करते हैं तो हाथ गंदा हो जाता है, तो हमारा हैंड कैसा हो जाता है? डर्टी हैंड हो जाता है। कपड़ा पहनने से गंदा हो जाता है तो डर्टी क्लॉथ्स हो जाता है। डर्टी हैंड, डर्टी क्लॉथ्स हो जाता है ना। और डर्टी जो है यह मोरल से भी रिलेटेड हो सकता है, हमारे नैतिक, हमारे जो अंदरूनी है उससे भी संबंधित हो सकता है। इट कैन ऑल्सो रेफर टू मोरल डर्ट, है ना। डर्टी जोक्स, डर्टी जोक्स माने आप समझ रहे हैं डर्टी जोक्स का यहाँ अर्थ क्या है? डर्टी स्टोरीज, गंदी कहानियां, वो भी आप समझ ही रहे होंगे आज के समय में। तो ये डर्टी जोक्स, डर्टी स्टोरीज, ये सब समझ रहे हैं। लेकिन ये फिल्दी क्या है? फिल्दी जो है, फिल्दी मीन्स एक्सट्रीमली डर्टी। फिल्दी का प्रयोग हम वहां करते हैं जो कि बहुत ज्यादा डर्टी है, उसके लिए फिल्दी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए कुछ और शब्दों को हम देखते हैं। अगला है डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का अपोजिट अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड दोनों लगता है, लेकिन दोनों में भेद है। भेद क्या है? जहां डिसइंटरेस्टेड का अर्थ होता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब कि किसी भी तरह के पक्षपात से रहित, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं। जबकि अनइंटरेस्टेड का अर्थ होता है कि इंटरेस्ट का लैकिंग होना, मतलब कि उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, रुचि है ही नहीं। जैसे कि हम कह सकते हैं आई एम अनइंटरेस्टेड इन फुटबॉल। आई एम अनइंटरेस्टेड इन फुटबॉल मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। तो जो नॉट इंटरेस्टेड है उसी का उल्टा हो, उसी का सिनोनिम्स हो गया क्या? अनइंटरेस्टेड। ठीक है, लेकिन डिसइंटरेस्टेड का अर्थ क्या हुआ? इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब पक्षपात से रहित। कह रहा है कि एज ए डिसइंटरेस्टेड ऑब्जर्वर। कैसा ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर मतलब वन हु ऑब्जर्व्स, अवलोकन करने वाला, देखने वाला। तो कह रहा है कि आप एक डिसइंटरेस्टेड ऑब्जर्वर है, मतलब एक ऐसे ऑब्जर्वर हैं जो कि किसी भी तरह के पक्षपात से रहित हैं। हु डू यू थिंक इज राइट? आपको क्या लगता है कि कौन सही है? आप कैसे आदमी हैं? डिसइंटरेस्टेड ऑब्जर्वर है, मतलब आपके अंदर किसी तरह का पक्षपात नहीं है, उस तरह की भावना नहीं है। तो बताइए तो कि कौन सही है? तो डिसइंटरेस्टेड का अर्थ हो गया इम्पार्शियल यानी पक्षपात रहित, और अनइंटरेस्टेड का अर्थ हो गया कि इंटरेस्ट का नहीं होना। आई एम अनइंटरेस्टेड मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। अगला है इफेमिनेट, उमनली और उमनिश। देखिए, इफेमिनेट और उमनिश ये दोनों शब्द जो है इनका प्रयोग अक्सर पुरुषों के साथ किया जाता है एक डेरोगेटरी रिमार्क के रूप में। डेरोगेटरी रिमार्क का अर्थ है कि मतलब निगेटिव सेंस में, अच्छा सेंस में यूज नहीं किया जाता है। आदमी नहीं कहता कि यार आप तो एकदम महिला हो गए हैं, आप तो एकदम औरत हो गए हैं, औरत जैसा व्यवहार करते हैं, मतलब कि पुरुष वाला जो व्यवहार आपके अंदर नहीं है। तो ये निगेटिव अर्थ यहाँ देता है। जबकि जो उमनली शब्द है मतलब कि औरतों का वह व्यवहार जो औरतों के अनुसार उचित है, इसका प्रयोग जो है पॉजिटिव सेंस में होता है, गुड सेंस में होता है। ठीक इसी तरह का एक शब्द आता है गर्ली और गर्लिश। गर्ली मीन्स जो लड़कियों के अनुसार ठीक है, अच्छा है, इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है। और गर्लिश का प्रयोग डेरोगेटरी रूप में यूज होता है। जैसे इन सब का प्रयोग
मैन के लिए होता है उसी तरह से बॉय के लिए होता है गर्लिश। गर्लिश डेरोगेटरी रिमार्क हो जाता है। कह रहा है कि womanly refers to qualities that are regarded as typical or suitable to woman। womanly का प्रयोग अच्छा सेंस में होता है। यहाँ देखिए, मोहन, आई डोंट लाइक योर वुमनिश बिहेवियर। मोहन, मैं तुम्हारा इस तरह का औरतों जैसा जो व्यवहार करते हो, आई डोंट लाइक, है ना। सीता हैज सॉफ्ट वुमनली वॉइस। सीता हैज सॉफ्ट वुमनली वॉइस। अब देख रहे करें कि सीता की जो आवाज है नरम, औरतों जैसा, माने प्यारा, आकर्षक, मधुर आवाज है, वो ये कहना चाहता है। आप देख सकते हैं यहाँ वुमनली का प्रयोग अच्छा सेंस में हुआ है, ठीक है। इसके बाद है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। देखिए, देखने से लगता है कि ये दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, लेकिन इनमें भेद है। ईगोइस्ट मतलब होता है, उसको हिंदी में मैं कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ स्वार्थी। ईगोइस्ट मतलब स्वार्थी। स्वार्थी मतलब जो केवल अपने फायदे की बात सोचता हो। आप हैं, 5 फ्रेंड हैं, उसमें से एक स्वार्थी मित्र है तो चाहेगा कि भले 4 को नुकसान हो जाए, मेरा अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, वो ईगोइस्ट हो गया, ठीक है। और एक ईगोटिस्ट जो होता है, ईगोटिस्ट में क्या होता है कि वो स्वार्थ उस तरह का नहीं है। इसमें क्या होता है कि वो बकबक करते रहेगा और अपना अपने तरफ अटेंशन अट्रैक्ट करवाना चाहता है। ये क्या चाहता है कि वन हु इज स्पीकिंग ऑफ हिमसेल्फ टू अट्रैक्ट अटेंडेंस, अपने बारे में बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा था कि अपने तरफ ध्यान आकर्षित सबका रखे, ठीक है। इसके बाद है इम्प्टी एंड वैकेंट। देखिए, इम्प्टी और वैकेंट इन दोनों का अर्थ होता है खाली, लेकिन जहां इम्प्टी का प्रयोग वस्तुओं के साथ होता है, जैसे कि बक्सा इम्प्टी है ना, या रूम में कुछ नहीं है, ये कमरा हो गया, इसमें कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे इम्प्टी रूम, मतलब रूम खाली है। लेकिन वैकेंट का प्रयोग जो होता है, वैकेंट का भी अर्थ होता है खाली, लेकिन इसका प्रयोग प्लेस और स्पेस के लिए होता है ना। जैसे इज दिस सीट वैकेंट, आप जाते हैं ना बस में, ट्रेन में, सीट तो पूछते हैं ना सीट खाली है, तो क्या कहेंगे, एम्प्टी यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम यूज करेंगे वैकेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और वैकेंट से ही शब्द बना है वैकेंसी भी। जैसे होता है ना कि वैकेंसी आने वाली है, टीचर की वैकेंसी आने वाली है, या फिर एसएससी की वैकेंसी आने वाली है, तो वो सब भी वैकेंट से ही बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हर्ट, इंज्योर्ड, वुंडेड। देखिए, हर्ट और इंज्योर्ड इन दोनों का प्रयोग होता है फिजिकली, आपको चोट जो पहुंचता है। इंज्योर्ड एंड हर्ट बोथ मीन फिजिकल डैमेज। कैसा डैमेज? फिजिकल डैमेज, शारीरिक नुकसान, भौतिक नुकसान। बाय एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें आपको चोट पहुंच गया, शारीरिक चोट पहुंच गया, तो क्या कहेंगे कि आप हर्ट हो गए या इंज्योर्ड हो गए। देखिए, इंज्योर का प्रयोग जो है केवल और केवल फिजिकल अर्थ में होता है, लेकिन हर्ट का प्रयोग फिजिकल भी होता है, मेंटल और इमोशनल भी होता है ना। जैसे कि होता है कि इमोशनली हर्ट मत करो किसी को, है ना, ऐसा हम लोग सुनते हैं ना। और ये जो वुंडेड शब्द है, वुंडेड मतलब चोटिल, या क्या कहते हैं, जिसको डैमेज कर दिया गया है, तो कह रहा है कि वुंडेड इंप्लाइज फिजिकल डैमेज कॉज इन अटैक। वुंडेड का, वुंडेड में भी नुकसान पहुंचता है, डैमेज होता है, लेकिन वो किसी अटैक में होता है। वुंडेड माने आहत हो गया, है ना, किसी अटैक में। देखिए, वीएस नायपाल का एक नोवेल है, वीएस नायपाल जो कि भारतीय मूल के हैं, जो कि नोबेल लॉरिएट है, उनकी एक नोवेल है, आप जानते होंगे, इंडिया अ वुंडेड, या शायद द वुंडेड सिविलाइजेशन, है ना, द वुंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक आहत सभ्यता। तो वहां भी उस नोवेलिस्ट ने वुंडेड शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे कि द एनिमी अटैक्ड, एनिमी ने क्या किया, शत्रु ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया एंड वुंडेड 5 सोल्जर्स, और 5 सोल्जर्स को क्या कर दिया, घायल कर दिया, चोट पहुंचा दिया। जबकि
यहाँ देखिए, इन द बस एक्सीडेंट 5 पैसेंजर्स वर इंज्यूर्ड। बस एक्सीडेंट में कितने इंज्यूर हो गए? 5 पैसेंजर यात्री वुंडेड हो गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रॉब एंड स्टील। देखिए, स्टील माने चुराना, रॉब माने लूटना। रॉब से शब्द बना है रॉबर, है ना। कह रहा है कि थिंग्स आर स्टोलन बट पीपल आर रॉब्ड। चोरी होती है वस्तुओं की और आदमी को लूटा जाता है। मतलब अगर वस्तु के साथ यूज करना है तो स्टील प्रयोग करेंगे। स्टील क्रिया का तीसरा रूप स्टोलन हो जाता है। जबकि अगर आदमी है तो आदमी के साथ रॉब का प्रयोग किया जाता है। जैसे somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। कलम वस्तु हो गई तो यहाँ स्टोलन का प्रयोग हुआ है। जबकि मोहन हैज बीन रॉब्ड, मोहन एक आदमी है तो मोहन हैज बीन रॉब्ड मतलब मोहन को लूट लिया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो रहा है और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया भी लगी होगी, क्योंकि अक्सर हम लोगों को इन सब शब्दों में कंफ्यूजन होता है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि इस तरह का वीडियो, ये जो मिस्टेकन वर्ड्स हैं, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इन पर मैं और 1-2 वीडियो कम से कम और मैं बनाऊं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।